मैं हूं बजरंगी लाल। आप देख रहे हैं बजरंगी लाल यूपीपीसीएल यूट्यूब चैनल। इससे पहले की क्लास में हम बैटरी वाला चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे और आज की क्लास में हम करेंगे एसी सिस्टम। चैप्टर का नाम है एसी सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का सामान्य परिचय बता देते हैं आपको। एसी एवं डीसी का पूरा नाम प्रत्यावर्ती धारा मतलब अल्टरनेटिंग करंट। कई बार बच्चे आईटीआई कर लेते हैं और उनको यही नहीं पता होता है कि एसी का पूरा नाम क्या है। तो ये याद कर लीजिएगा, अल्टरनेटिंग करंट। और डीसी का पूरा नाम होता है डायरेक्ट करंट। ऐसी विद्युत धारा जिसका मान अथवा प्रवाह की दिशा नियत रहती है, मतलब कांस्टेंट रहती है, डायरेक्ट करंट कहलाती है। डायरेक्ट करंट मतलब डिस्ट धारा, या कहें तो डीसी का उपयोग बैटरी चार्जिंग, आर्क लैंप, सिनेमा प्रोजेक्टरों, कंप्यूटर एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रचालन मतलब चलाने के लिए किया जाता है। आगे पढ़ेंगे। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की ध्रुवता नियमित समय अंतराल में बदलती रहती है। मतलब एसी डीसी के केस में अगर उसकी पोलरिटी प्लस है तो वो प्लस ही रहेगी, और माइनस है पोलरिटी तो वह माइनस ही रहेगी। जबकि एसी के केस में ऐसा नहीं होता है। एसी के केस में जो पोलरिटी एक निश्चित समय अंतराल पर प्लस है, कुछ समय बाद वह ही माइनस हो जाएगी। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा एसी का उपयोग प्रकाश व्यवस्था उपकरणों, यंत्रों तथा मशीनों के प्रचालन के लिए किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा एसी की सप्लाई आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का भारत का मान 50 साइकिल प्रति सेकंड या हर्ट्ज रहता है, और डिस्क धारा की आवृत्ति का मान 0 होता है। एसी सप्लाई का ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के द्वारा संभव है। मतलब ट्रांसमिशन, इसको भेजना ट्रांसफार्मर के द्वारा संभव है, जबकि डीसी को सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बहुत महंगे साधन होने चाहिए, क्योंकि निर्दिष्ट धारा पर ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करते। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो ट्रांसफार्मर है किस पर कार्य नहीं करते, निर्दिष्ट धारा पर। ये प्रश्न भी बन सकता है कि जो ट्रांसफार्मर हैं किस पर कार्य करते हैं, तो एसी पर कार्य करते हैं, और डीसी इस पर कार्य नहीं करते हैं तो डीसी पर कार्य नहीं करते हैं। एसी सर्किट में शक्ति पावर वोल्ट धारा पावर फैक्टर P बराबर VI cos फाई होती है, जबकि डीसी सर्किट में पावर बराबर क्या होती है, BI। P बराबर क्या होता है, BI। एसी की प्रत्येक साइकिल में एक निश्चित समय क्रम में निरंतर परिवर्तित होती रहती है, जबकि दिष्ट धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। प्रतिवर्ती धारा एसी तथा दिष्ट धारा में तुलना। यहाँ पर चित्र बनाकर इन दोनों में तुलना दिखाई गई है। देखो यहाँ पर ये मैंने बताया स्टेट होती है, जबकि ये कुछ इस प्रकार से चलती है साइन वेव के रूप में। ठीक, आगे देखेंगे। प्रत्यावर्ती धारा से चलने वाली मोटरों अथवा अन्य उपकरणों की संरचना डिस्क धारा से चलने वाली मोटरों एवं अन्य उपकरणों की अपेक्षा सरल होती है। तो प्रश्न बन सकता है कि एसी धारा से जो मोटरें चलती हैं, मतलब कौन सी मोटरों की संरचना सरल होती है, तो एसी धारा से चलने वाली मोटरों की संरचना सरल होती है। प्रत्यावर्ती धारा को रेक्टिफायर द्वारा सरलता से डिस्क धारा में बदला जा सकता है। पूछा जाएगा कि जो एसी होती है उसको किसके द्वारा हम डीसी में आसानी से बदल सकते हैं, तब आप वहां पे बताएंगे कि रेक्टिफायर के द्वारा एसी को आसानी से डीसी में बदला जा सकता है। फिर है प्रत्यावर्ती धारा को विद्युत लेपन तथा बैटरियों के आवेशन इत्यादि इत्यादि में सीधे प्रयोग नहीं किया जा सकता। मतलब अगर बैटरी चार्ज करनी हो और इलेक्ट्रोप्लेटिंग का काम करना हो, तब हम वहां पर एसी का यूज नहीं कर सकते डायरेक्ट। पहले एसी को डीसी में बदलेंगे, उसके बाद उसका प्रयोग करेंगे। प्रत्यावर्ती धारा का उच्च वोल्टता पर उत्पादन संचरण प्रयोग खतरनाक है, क्योंकि इसके लिए बहुत अच्छे विद्युत रोधन की आवश्यकता होती है। अब हम बताएंगे प्रत्यावर्ती राशियां। वह राशियां जो अपनी दिशा तथा परिमाण एक निश्चित क्रम में बदलती हुई प्रवाहित होती हैं, प्रत्यावर्ती राशियां कहलाती हैं। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा जो अपनी दिशा तथा परिमाण एक निश्चित समय क्रम में निरंतर परिवर्तित करती रहती हैं।
अर्थात पहले शून्य से अधिकतम मान तक प्राप्त करती हैं और फिर शून्य पर एक ही दिशा में पुनः उसी प्रकार विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं। यूँ कहें तो इस प्रकार पहले शून्य से हाईएस्ट मान तक जाएंगी, फिर जीरो तक आएंगी, फिर नकारात्मक हाईएस्ट मान तक जाएंगी, फिर जीरो तक आएंगी। ठीक है। चक्र या आवर्तकाल, ये अलग अलग परिभाषा, एक एक प्रश्न है। किसी प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता द्वारा एक चक्र को पूर्ण करने में जो समय लगता है वह आवर्तकाल, चक्रकाल आदि कहलाता है। इसको टी से प्रदर्शित करते हैं। मतलब यदि कोई प्रत्यावर्ती राशि है और समय, ये एक चक्र इसका यहाँ तक होगा, तो इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक का चक्र पूरा करने में जो समय लगा है उसको कहते हैं आवर्तकाल। एक सेकंड में पूर्ण हुए चक्रों की संख्या, एक सेकंड में जो चक्कर पूरा कर ले, जैसे यहाँ पर मैंने इसे बनाया ऐसे करके, ये एक सेकंड में जितने चक्कर कंप्लीट कर लेगी उन चक्करों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति। भारत में एक सेकंड में कितने चक्कर पूरा कर लेती है? तो 50। इसी कारण यहाँ की आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। इसको एफ से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक इसका क्या है? हर्ट्ज। एफ बराबर होता है 1/t और या फिर ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। ठीक है। तो टी बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई अपॉन ओमेगा। अगला देखो, आयाम या अधिकतम मान। किसी प्रत्यावर्ती राशि के एक पूर्ण चक्र के धनात्मक अथवा ऋणात्मक अधिकतम मान को उसका आयाम या अधिकतम मान या शिखर मान या स्त्रंग मान कहते हैं। फिर है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ये सबसे ज़्यादा जरूरी मान है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान दृष्ट धारा के उस मान के बराबर होता है जिससे किसी द्विध्रुवीय प्रतिरोध तार में एक सेकंड में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न होती है जितनी की प्रत्यावर्ती धारा में उतने ही समय में उत्पन्न होती है। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मान को धारा का प्रभावी मान या आभासी मान भी कहते हैं। फिर आया रूप गुणांक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा। रूप गुणांक फॉर्म फैक्टर। प्रत्यावर्ती राशि के वर्ग माध्य मूल मान तथा औसत मान के अनुपात को रूप गुणांक कहते हैं। अब आपको ये परिभाषा याद नहीं हो रही हो तो इसको हम फॉर्म फैक्टर कहते हैं। फरा करके याद रखेंगे। फॉर्म फैक्टर बराबर क्या होता है? आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। यही कुछ लिखा है देखो। आरएमएस वैल्यू को वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, मतलब वर्ग माध्य मूल मान यहाँ लिखा है, और औसत मान मतलब एवरेज मान। तो एफ यहाँ लिख लिया। कलर दूसरा ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर लिखेंगे एफ और फिर बराबर आर मतलब आरएमएस वैल्यू, फिर बटे में एवरेज वैल्यू। फरा करके याद कर लेंगे। ठीक है। फॉर्म फैक्टर का मान क्या होता है? आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। फेज या कला। फेज क्या होता है? किसी प्रत्यावर्ती राशि की वह अवस्था जिससे यह ज्ञात किया गया हो, क्या ज्ञात किया गया हो कि कोई प्रत्यावर्ती राशि संदर्भ बिंदु से चक्र काल या चक्र के कौन सा भाग आगे बढ़ चुका है, फेज काल कहलाता है। जैसे हम कहते हैं कि डीसी में वोल्टेज और धारा सेम फेज में होती है। ठीक है। तो इसमें हमें पता ही नहीं लग रहा कौन आगे बढ़ चुका है, जबकि जब हम रेजिस्टेंस के केस में, एसी में रेजिस्टेंस के केस में, तो वोल्टेज और धारा दोनों सेम फेज में होती हैं। जबकि एल के केस में मान लो क्या होता है? वोल्टेज वी और एल। ठीक है। सॉरी, वी और यहाँ पर आई ले लो। पहले तो ये बताओ कि ये मैंने कौन सा केस बनाया। इस केस में क्या है? वोल्टेज धारा से 90 डिग्री आगे है। वोल्टेज धारा से 90 डिग्री आगे। आप बताएंगे कि ये वाला चित्र कैपेसिटर के लिए है या इंडक्टर के लिए है। ठीक है। अग्रगामी प्रत्यावर्ती राशि वह राशि होती है जो अपना अधिकतम मान दूसरी राशि की अपेक्षा पहले प्राप्त कर लेता है। जैसे क्लास में अगर दो बच्चे पढ़ रहे हैं और दोनों को एक सवाल दिया, तो जो बच्चा पहले कर लेगा उसको हम क्या कहेंगे? कि ये आगे है। ठीक उसी प्रकार जब दो राशियां हैं, जो राशि पहले अपना अधिकतम मान प्राप्त कर लेगी वह राशि कौन सी राशि कहलाएगी? अग्रगामी प्रत्यावर्ती राशि। आई एम बराबर क्या होता है? बी एम अपॉन एक्सएल। जैसे हम याद करते हैं वी बराबर आई आर, ओम का नियम। इससे आई का मान क्या निकलता है? आई बराबर क्या होता है? बी अपॉन आर। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर है ये आई एम बराबर बी एम अपॉन एक्सएल। तो एक्सएल प्रतिरोध की तरह, बी एम तो वोल्टेज है ही। प्रेरक प्रतिघात क्या कहलाता है? देखो, एक्सएल प्रतिरोध का कार्य करता है, ये प्रेरक प्रतिघात कहलाता है जिसे ओम में लिखा जाता है। एक्सएल चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल। यदि एल हेनरी में तथा ओमेगा रेडियन पर सेकंड में हो तो एक्सएल ओम में होगा। तो
ओमेगा का जो मात्रक है वो याद करेंगे, क्या मात्रक होता है, रेडियन प्रति सेकंड। आगे देखो, केवल प्रतिरोध में प्रतिबाधा का मान जेड बराबर आर होता है। प्रतिबाधा जिसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, अगर प्रतिरोध लगा हो सर्किट में तो जेड बराबर आर हो जाता है, तथा शुद्ध प्रेरक में प्रतिबाधा का मान जेड बराबर एक्सएल होता है। प्रतिरोध तथा प्रेरक में प्रतिबाधा का मान का जो सूत्र होता है क्या होता है, ये वाला होता है। इस पे न्यूमेरिकल भी बनेंगे। अब प्रतिरोध तथा संधारित्र श्रेणी परपथ में प्रतिबाधा का मान क्या होगा, तो श्रेणी परपथ के लिए प्रतिबाधा का मान होगा जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। संधारित्र लगा है तो ये, और इंडक्टर लगा है तो ये। या प्रतिरोध तथा संधारित्र श्रेणी परपथ में प्रतिबाधा का मान, अगर जो परपथ है श्रेणी परपथ है तब वहाँ प्रतिबाधा का मान क्या होगा, ये होगा जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी स्क्वायर। प्रतिरोध, प्रेरक तथा संधारित्र में प्रतिबाधा का मान, अगर सर्किट में ये तीनों चीजें लगी हो, आर भी लगा हो, एल भी लगा हो, सी भी लगा हो, तब जेड पूछे तब क्या होगा, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी। ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ ज़्यादा होगी, यहाँ पर ही कुछ ऐसे करके चिन्ह होता है, ऐसे करके जो चीज़ ज़्यादा होगी, मतलब अगर एक्स सी का मान होगा तो वह बड़ा होगा, तो और एक्सएल का मान छोटा होगा तो एक्स सी में से एक्सएल का मान घट जाएगा, और एक्सएल का मान अगर एक्स सी से बड़ा हुआ तो एक्सएल में से एक्स सी का मान घट जाएगा। किसी परपथ की प्रत्यवर्ती राशि, किसी परपथ की प्रत्यवर्ती राशियों जैसे वोल्टता, धारा, शक्ति तथा प्रत्यवर्ती प्रत्यवर्त बाधा इत्यादि को सम्मिश्र संख्या द्वारा प्रकट किया जा सकता है। सम्मिश्र संख्याओं के बीजगणित द्वारा सदिशों को सरलता पूर्वक तथा शीघ्र हल किया जा सकता है। प्रत्यवर्ती धारा की दिशा और मान के एक पूर्ण जयावक्रीय परिवर्तन को चक्र कहते हैं। आगे देखेंगे, प्रत्यवर्ती धारा में प्रति सेकंड चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। जो स्टार्टिंग में बता दिया गया था कि 1 सेकंड में जितने चक्र पूरे कर लिए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। मात्रक क्या होता है, चक्र प्रति सेकंड या फिर हर्ट्ज। आवृत्ति को एफ से प्रदर्शित करते हैं। आवृत्ति और आवर्तकाल दोनों में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। प्रत्यवर्ती धारा में एक चक्र को पूर्ण करने में जो समय लगता है उसको आवर्तकाल कहा जाता है। मात्रक इसका सेकंड होता है। आवर्तकाल बराबर होता है टी बराबर 1/f, और पिछले सूत्र में पढ़ा था हमने, एफ बराबर क्या होता है, 1/t। एसी सिग्नल की जयावक्रीय तरंग प्रकृति में धनात्मक व ऋणात्मक चक्र में प्राप्त उच्चतम मान को क्या कहते हैं, शिखर मान। एसी सिग्नल है कोई ये, इसमें जो मैक्सिमम मान होगा यहाँ पर, इसको क्या कहेंगे, और इसको, तो इसको कहेंगे शिखर मान। जब प्रत्यवर्ती राशियाँ अलग अलग समय अंतराल पर शून्य से अधिकतम मान या न्यूनतम मान को प्राप्त करती हैं तो इस समय के अंतर को फेज अंतर कहते हैं। और इस फेज अंतर को प्रदर्शित किससे करते हैं, तो इस फेज अंतर को प्रदर्शित करते हैं पाई से। प्रत्यावर्ती राशि के उच्चतम मान और आरएमएस मान के अनुपात को पीक फैक्टर कहते हैं। अब पीक फैक्टर कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करेंगे पीएमआर। पीवीआर सिनेमा का नाम सुना होगा, तो वैसे ही पीएमआर से याद कर लेंगे। पी मतलब पीक फैक्टर, एम से मतलब मैक्सिमम मान, और आर से आरएमएस मान। ठीक है, पीक फैक्टर का मान कितना होता है, तो अंडर रूट 2, जिसका अंडर रूट 2 का मान हम कक्षा 6, 7, 8 में याद कर चुके हैं। हाई स्कूल में तो याद कर ही लेते हैं। अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414। प्रत्यावर्ती धारा एसी की आधी तरंग में तात्कालिक करंट या वोल्टेज के मानों का औसत, एसी वोल्टेज का करंट का औसत मान होता है आधी साइकिल के इंटरवल पर। ई एवरेज बराबर क्या होगा, E1 E2, जैसे एवरेज निकालते हैं नॉर्मली गणित में वैसे। अगला है एसी सिग्नल की जयावर्तीय प्रकृति में उच्चतम मान तथा ऋण मान के मध्य की दूरी को शिखर से शिखर मान कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग मध्यमूल मान तथा औसत मान का अनुपात फॉर्म फैक्टर कहलाता है। ये एक बार पहले भी बता दिया मैंने, फरा करके याद करेंगे। और फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, 1.11। एसी सिग्नल की जयावक्रीय प्रकृति में किसी नियत मान पर किए गए मान को उस सिग्नल का तत्क्षणिक मान कहा जाता है। किसी क्षण पर जो मान लिया जाता है उसको क्या कहते हैं, तात्क्षणिक मान। इम्पीडेंस जेड के व्युत्क्रम को एडमिटेंस कहते हैं। इसको बाई से दर्शाया जाता है। ठीक है, एडमिटेंस को काय से दर्शाते हैं, बाई से। एडमिटेंस चालकता के समान होती है। इसका सूत्र होता है ये, बाई बराबर अंडर रूट G² प्लस V²। रिएक्टेंस के व्युत्क्रम को ससेप्टेंस कहते हैं। क्या, रिएक्टेंस के व्युत्क्रम को ससेप्टेंस कहते हैं। बी बराबर 1/x, तो बी बराबर हो जाएगा 22 बाई साइन 1/z गुणा x/z। तो बी बराबर x/z²।
ठीक है। आगे देखो, लीडिंग धारा क्या होती है। इस परिपथ में धारा वोल्टेज से आगे निकल जाती है। धारा अपने उच्चतम व न्यूनतम मान को वोल्टेज से पहले प्राप्त करती है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा या वोल्टता के फेज कोणों को जायमानों का समक्ष अक्ष पर तैयार किया जाता है। आगे, तैयार किया गया साइन वेव वक्र कहलाता है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कंडक्टेंस कहते हैं। ये यहाँ पर याद करेंगे। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? कंडक्टेंस। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? जी से। इसकी मात्रक मोह होती है। क्या होती है? मोह। मोह को कैसे बनाते हैं हम? ये चिन्ह होता है मोह। और प्रतिरोध का ऐसे। परिपथ में कुंडली का वह गुण जिसके कारण ईएमएफ उत्पन्न होता है, इंडक्टेंस कहलाता है। ठीक है। तो कहा जाएगा कि ईएमएफ सर्किट में किसके कारण उत्पन्न होता है? तो इंडक्टेंस के कारण। इसे एल से प्रदर्शित करते हैं। इसकी हेनरी इकाई होती है। अगला, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होती है? ये किसी संधारित्र द्वारा उत्पन्न किया गया प्रभावशाली प्रतिरोध है। कैपेसिटर द्वारा जो रिएक्टेंस उत्पन्न किया जाए वह क्या कहलाता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको एक्सएल से एक्स सी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या है? ओम। एक्स सी बराबर होता है ओमेगा सी, और या फिर 1/2πfc। फ्रीक्वेंसी, जहाँ एफ से फ्रीक्वेंसी को प्रदर्शित करते हैं और सी से कैपेसिटेंस को। किसी एसी सर्किट में प्रतिरोध, कैपेसिटेंस व इंडक्टेंस जुड़े हों तो उनके कुल प्रतिरोध को क्या कहते हैं? इम्पीडेंस। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या है? ओम। जेड बराबर √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल वर्ग। फिर आगे देखेंगे लैगिंग धारा। परिपथ में वह धारा जो वोल्टेज से पीछे रह जाती है लैगिंग धारा कहलाती है। वह अपने उच्चतम व न्यूनतम मानों पर वोल्टेज के उच्चतम व न्यूनतम मानों को प्राप्त करने के बाद पहुंचती है, अर्थात वोल्टेज का मान धारा से आगे रहता है। श्रेणी परिपथ में तुल्य इंडक्टेंस का मान परिपथ में संयोजित उच्च इंडक्टेंस के मान से अधिक होता है। श्रेणी परिपथ में तुल्य संधारित्र का मान परिपथ में संयोजित निम्नतम संधारित्र के मान से कम होता है। समांतर में जुड़े प्रतिरोधों में शक्ति योगशील होती है। एक एक लाइन एक एक प्रश्न है, ऐसे समझिए। संधारित्र परिपथ जुड़े दो प्रेरक L1 व L2 के तुल्य इंडक्टेंस का मान परिपथ में संयोजित न्यूनतम इंडक्टेंस के मान से कम होगा तथा इनके तुल्यांक प्रेरकत्व का मान समांतर में जुड़े प्रतिरोध के तुल्यांक प्रतिरोध के समतुल्य होता है, अर्थात L बराबर L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2, जहाँ M बराबर क्या है? 0। आगे, एसी परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच की कोजया। ये प्रश्न है। एसी परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच की जो कोजया कहते हैं, कॉस को हम क्या कहते हैं? शक्ति गुणांक। ये वास्तविक शक्ति तथा आभासी शक्ति का अनुपात भी शक्ति गुणांक कहलाता है। पावर फैक्टर का जो सूत्र होगा, पावर फैक्टर क्या होता है? वोल्टेज और धारा के बीच का कोण। दूसरा, एक और इसका सूत्र है वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति। पावर फैक्टर बराबर क्या होता है? वास्तविक शक्ति अपॉन आभासी शक्ति। ठीक है। आगे, 3 फेज से अल्टरनेटर, लाइट तथा पावर लोड एक साथ चलाए जा सकते हैं, जबकि सिंगल फेज सप्लाई को केवल लाइट लोड के लिए, लाइट यहाँ पर लाइट वो लाइट नहीं है जो प्रकाश देने वाली, लाइट मतलब हल्के लोड के लिए प्रयोग किया जाता है। 3 फेज में पावर ट्रांसमिशन के लिए तांबे की आवश्यकता कम होती है, जबकि सिंगल फेज में पावर ट्रांसमिशन के लिए तांबे की आवश्यकता अधिक होती है। 3 फेज अल्टरनेटर को समांतर में चलाना आसान है, जबकि सिंगल फेज अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइजिंग में समस्या होती है। जिस प्रकार इसे समांतर में चलाना आसान नहीं होता। 3 फेज सप्लाई में पावर फैक्टर अच्छा होता है, जबकि सिंगल फेज सप्लाई में पावर फैक्टर खराब होता है। तो पूछा जाए कि जो पावर फैक्टर होता है वो किस में सही होता है, 3 फेज में या सिंगल फेज में, तो बताएंगे 3 फेज में। आगे, 3 फेज मोटरें स्वयं स्टार्ट होती हैं, जबकि सिंगल फेज मोटरें सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। एक एक लाइन एक एक प्रश्न है, ध्यान रखिए। 3 फेज में स्टार व डेल्टा कनेक्शन करके भिन्न भिन्न वोल्टेज प्राप्त की जा सकती है, जबकि सिंगल फेज में केवल एक ही धारा व वोल्टेज मिलेगी। अगर 3 फेज है तो हम अगर चाहें वहाँ पे हमें एक फेज मिल जाए तो वह भी मिल जाएगा। न्यूट्रल और फेज के बीच में वोल्टेज ले लेंगे आप, तो एक सिंगल फेज, डबल फेज चाहें तो डबल फेज मिल जाएगा, 3 फेज चाहें तो 3 फेज मिल जाएगा, जबकि सिंगल फेज में एक ही फेज उपलब्ध होता है। 3 फेज के अल्टरनेटर मोटर की दक्षता अच्छी होती है, जबकि सिंगल फेज अल्टरनेटर की आउटपुट 3 फेज अल्टरनेटर की अपेक्षा 50% होती है।
आगे देखो, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। देखो ये प्रतिरोध का सूत्र तो आपने याद ही कर लिया, 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 1/r3। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह को चालक की चालकता कहते हैं। ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है, ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। चालकता का मात्रक ओम, ओम इनवर्स, ओम नहीं मैंने गलत बोला यहाँ पर, प्रति ओम अथवा ओम इनवर्स होता है, जिसे मोह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तथा इसका मात्रक साइमन भी होता है। चालकता के कितने मात्रक हो गए? 4 हो गए, एक प्रति ओम, एक ओम इनवर्स, एक साइमन। ठीक है। यदि किसी तांबे के तार को खींच कर 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध कितने गुना बढ़ जाएगा? 4 गुना। ठीक है। लेकिन उसमें कहेगा कि आयतन कांस्टेंट रख के या फिर खींच के बढ़ाया गया है। यदि किसी चालक में प्रवाहित हुई धारा का मान नियत हो तो किसी निश्चित समय अंतराल में उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होती है, अर्थात H समानुपाती R एवं I/T नियत है। जब किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक में प्रवाहित धारा नियत हो तो उसमें उत्पन्न हुई ऊष्मा समय का समानुपाती होती है, H समानुपाती T। जब I और R नियत हो, जब किसी चालक के दोनों सिरों पर तापमान समान रखकर उसे बीच से गर्म किया जाता है, उसे बीच से गर्म किया जाता है तो इसके साथ उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो की जाए तो तार का आधा भाग ठंडा व आधा भाग गर्म हो जाएगा। इस प्रभाव को थॉम्सन प्रभाव कहेंगे। ये हमने पहले से अंडरलाइन कर दिया है, ये याद कर लेंगे। थॉम्सन प्रभाव क्या होता है? किसी चालक के दोनों सिरों पर तापमान समान रखकर उसे बीच से गर्म करें तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित और और फिर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो क्या होगा? चालक आधा गर्म हो जाएगा, आधा ठंडा हो जाएगा। और ये प्रभाव कौन सा प्रभाव कहलाता है? थॉम्सन प्रभाव। जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक गर्म होने के साथ ही प्रकाश को भी उत्पन्न करता है, जिसे विद्युत धारा का प्रकाशीय प्रभाव कहते हैं। जब परिपथ में किसी कारण धारा का मान एक निर्धारित मान से अधिक हो जाता है तो फ्यूज तार तुरंत गर्म होकर पिघल जाता है और परिपथ को तोड़ देता है, जिससे धारा का प्रवाह रुक जाता है। तो फ्यूज तार क्या करता है? सेफ्टी करता है। मतलब जैसे ही करंट आई ज़्यादा और वह खुद शहीद हो गया, मान के चलो, मतलब खुद खत्म हो गया या जल गया, और इस कारण सर्किट क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है और उस परिपथ में धारा प्रवाहित होनी बंद हो जाती है। स्विच कलातार में ही लगाया जाता है। फिर ये प्रश्न बना, स्विच कलातार मतलब फेज वायर में। स्विच कहाँ लगाते हैं? फेज वायर में, क्योंकि कलातार फेज वायर उच्च वोल्टेज तथा उदासीन तार शून्य वोल्टेज पर होता है। 3 फेज प्रणाली में प्रत्येक फेज की मापी गई शक्ति का योग कुल शक्ति कहलाता है। 3 फेज प्रणाली में यदि तीनों फेज का पावर फैक्टर तथा फेज करंट भिन्न भिन्न है तो लाइन पर लगा लोड असंतुलित लोड कहलाता है। 2 फेज वाइंडिंग से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा लाइन करंट कहलाती है। इसे IL द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी सिंगल फेज पर न्यूट्रल सिरे के बीच मापी गई वोल्टता फेज वोल्टेज कहलाती है। वही कहा मैंने, एक न्यूट्रल तार और फेज के बीच में जो वोल्टेज मापी जाएगी उसे फेज वोल्टेज कहेंगे। इसे BP द्वारा प्रदर्शित किया गया है। किसी सिंगल फेज वाइंडिंग से प्रवाहित होने वाली धारा फेज करंट कहलाती है। इसे IP से प्रदर्शित किया गया है। स्टार संयोजन की वास्तविक या सक्रिय शक्ति प्रत्येक फेज की योग शक्ति के बराबर होता है। कुल सक्रिय शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो ये याद कर लीजिए, सक्रिय शक्ति का सूत्र पूछा जाता है P बराबर VPH IPH cos फाई, √3 गुणा √3 VPH IPH cos फाई। तो P बराबर √3 VL IL cos फाई। ठीक है। लाइन धारा के रूप में पूछा जाएगा तो ये होगा, और फेज करंट के रूप में पूछा जाएगा तो कुछ ये होगा। ठीक है। इस प्रकार आभासी शक्ति क्या होती है? Q बराबर √3 VL IL साइन फाई VAR। डेल्टा कनेक्शन की विशेषताएं। लाइन धारा एक दूसरे से 120 के फेज अंतर पर होती है। 3 फेज में 120 और सिंगल फेज में 90। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के समान होती है। डेल्टा में देखो कैसे याद करोगे, डेल्टा में वोल्टेज सेम होती है, DV करके याद कर लो। डेल्टा में वोल्टेज सेम, तो करंट क्या होगी? करंट के बीच में वही √3 वाला संबंध होगा। 3 फेज परिपथ में पावर डेल्टा में P बराबर क्या होती है? √VL IL cos फाई। लाइन धारा फेज धारा से 30 डिग्री पीछे रहती है, और लाइन वोल्टेज IL, ये लाइन वोल्टेज ना लिखे हैं, लाइन धारा लिखना चाहिए। यानी लाइन धारा फेज धारा
के रूट 3 टाइम होती है। लाइन धारा फेज धारा के रूट 3 टाइम होती है। स्टार कनेक्शन की विशेषताएं क्या है? लाइन धारा एक दूसरे से 120 के फेज अंतर पर रहती हैं। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के रूट 3 टाइम होगी। और आई एल बराबर आई पी। ठीक है, इसके लिए एक शॉर्ट अभी बनाऊंगा, मैं शॉर्ट बना के आपको बता दूंगा, वैसे बता दे रहा हूँ। देखो डी वी, तो डेल्टा में वोल्टेज सेम होता है और ऐसे ही स्टार में धारा सेम होती है। अब फिर बचा करंट का बात, तो यहाँ करंट आई एल ले लेंगे और यहाँ पर आई पी, क्योंकि आई मतलब एल पहले आ रहा है। ठीक है, तो आई एल बराबर होता है रूट 3 आई पी। ठीक, ऐसे ही इस वाले में वी एल बराबर होता है रूट 3 बी पी। ये आपको कंफ्यूज करता होगा, तो ये इस कंफ्यूजन को मैं दूर कर दूंगा। अभी शॉर्ट बनाऊंगा और उस शॉर्ट को अपलोड कर दूंगा। केवल प्रेरक वाले प्रत्यावर्ती परपथ में धारा आई वोल्टेज से पाई/2 90 डिग्री पश्चगामी होती है तथा वोल्टेज धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। जब किसी प्रत्यावर्ती एलसीआर विद्युत परपथ में मुख्य धारा आरोपित वोल्टेज के फेज में हो अथवा प्रेरक प्रतिघात धारिता प्रतिघात के बराबर हो तो उस परपथ को अनुनादी परपथ कहते हैं। रेजोनेंस सर्किट की बात हो रही है, नहीं यहाँ समझ में कोई दिक्कत नहीं है। फ्लक्स हानि, प्रत्यावर्त प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों का युग्मन कभी भी पूरा नहीं होता है, अतः प्राथमिक कुंडली में जनित संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स द्वितीयक कुंडली से नहीं गुजरता। इसे ही फ्लक्स हानि कहते हैं। सेथिल हानि, प्रत्यावर्ती धारा के प्रत्येक चक्र में लोहे की कोर चुंबकित तथा विचुंबकित होती है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। इस हानि को कम करने के लिए कोर ऐसी चुंबकीय मिश्र धातु का बनाते हैं जिसके लिए सेथिल लूप का क्षेत्रफल कम से कम हो। इस हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। एक प्रेरक तथा प्रतिरोध किसी प्रत्यावर्ती स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े हों तब इसका फेज अंतर क्या होगा? फाई बराबर tan इनवर्स वी एल अपॉन वी आर। ये याद रख लो, फेज अंतर कितना होगा? फाई बराबर tan इनवर्स वी एल अपॉन पी आर। यदि किसी विद्युत परपथ में धारा विभव वोल्टेज से पश्चगामी है तो ये प्रेरणिक परपथ है। देखो 3 हैं, ये तीनों याद कर लो भैया। आर एल सी। आर में धारा व वोल्टेज सेम पेज में, एल में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे, सी में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे। तो अगर धारा वोल्टेज से पीछे है पश्चगामी है तो प्रेरक परपथ, धारा आगे है अग्रगामी है तो धारतीय परपथ। ठीक है, स्टेप डाउन तथा स्टेप अप ट्रांसफार्मरों में ये अंतर है। स्टेप डाउन तथा स्टेप अप ट्रांसफार्मरों में अंतर है कि अपचयी ट्रांसफार्मर का परिमाणन, जो अनुपात, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं इसे अंग्रेजी में, 1 से कम होता है, जबकि उपचयी मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर का जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है वो 1 से अधिक होता है। ट्रांसफार्मर की कोर नर्म लोहे की बनी होती है। जब ट्रांसफार्मर चैप्टर पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि नर्म लोहे का चुंबकन तथा विचुंबकन जो होता है, मैग्नेटाइजिंग एवं डीमैग्नेटाइजेशन बहुत सरल होता है। इसमें सेथिल हानियाँ भी कम होती हैं। अनुनाद की स्थिति में श्रेणीबद्ध एलसीआर परपथ की प्रतिबाधा का मान प्रतिरोध के मान के बराबर होता है। यदि अनुनाद है तो जो प्रतिबाधा होगी जेड बराबर आर के होगा। शंट का उपयोग, शंट एक अत्यंत कम प्रतिरोध वाला तार होता है जिसे गैल्वेनोमीटर के समांतर में लगाकर अमीटर बना दिया जाता है। तो पूछा जाए कि अमीटर को हम वो गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर कैसे बनाएंगे, तो उसके समांतर में एक शंट तार प्रयोग करके हम उसको क्या बना देंगे? अमीटर। एसी डायनेमो क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनेमो ज़्यादातर गाँवों में ट्रैक्टरों में लगे होते हैं, सुना है हमने। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है और ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर ये एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत फ्यूज क्या करता है? तो फ्यूज एक सुरक्षा परिपथ है, सुरक्षा डिवाइस है, ऐसे समझ लीजिए। विद्युत फ्यूज का उपयोग परिपथ में लगे उपकरणों को अधिक धारा प्रवाह होने से सुरक्षा के लिए किया जाता है। ये टिन 63% टीन और सीसा 37%। जैसे किसी का मोबाइल नंबर याद करते हो वैसे याद कर लो, 63 37, कभी गलत नहीं होगा। जब ऑप्शन में 37 63 देता है ना तो दिमाग चकरा जाता है। और यहाँ पर याद करेंगे टीएस। अरे मान के चल लो टीएस तुम्हारे उनका नाम है और उनका मोबाइल नंबर 63 से 37 63 37 से स्टार्ट हो जाता है। तो 63, ये वाला 63 टिन 63% और एस 37%, मतलब सीसा। ठीक है, या टी एल
सीसा को लेड कहते हैं अंग्रेजी में। शक्ति गुणक का सूत्र क्या होता है, R/Z। जिस एसी परिपथ में केवल प्रतिरोध उपस्थित हो, मतलब केवल और केवल उस सर्किट में प्रतिरोध लगा हो, वह परिपथ प्रतिरोध परिपथ कहलाएगा। ये परिपथ ओम के नियम का अनुपालन करेगा। एसी का आरएमएस मान उसके औसत मान से सदैव अधिक होता है। तो ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एसी का जो आरएमएस मान होता है सदैव किससे अधिक होता है, औसत मान से। अर्थात वर्ग माध्य मूल मान आरएमएस मान बराबर क्या होता है, 1.11 गुणा औसत मान। यदि दो कुंडलियां, एक जैसी कुंडलियां श्रेणी में इस प्रकार संयोजित हों, किस प्रकार संयोजित हों, चैप्टर की थ्योरी खत्म होने पर है कि दोनों कुंडलियों में धारा प्रवाह की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, तो उनका प्रभावी प्रेरक तो लगभग शून्य होगा। स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज, स्टार कनेक्शन में जो फेज वोल्टेज होती है लाइन वोल्टेज के √3 टाइम होती है। आरएलसी श्रेणी अनुनादी परपथ वोल्टेज को आवर्धित करता है। एसी श्रेणी परपथ में अनुनाद पर धारा का मान अधिक तथा इम्पीडेंस का मान कम होता है। ठीक है, एसी श्रेणी परपथ अनुनादी परपथ में धारा जेड प्रतिरोध के बराबर होती है, बता दिया। आरएलसी समांतर अनुनादी परपथ धारा को आवर्धित करंट मैग्नीफाई करता है। आरएलसी समांतर अनुनादी परपथ में धारा का मान कम तथा जेड का मान अधिक होता है। फिर देखो, आरएलसी समांतर अनुनादी परपथ में गतिक इम्पीडेंस जेड डी एल अपॉन सी आर के बराबर होती है। देखो क्यू बराबर बैंडविड्थ है, ये यहाँ पर क्यू बराबर एफ आर अपॉन वी डब्ल्यू। क्यू बराबर क्या है, गुणता कारक, जो क्वालिटी फैक्टर का सूत्र यहाँ से याद कर लोगे। बैंडविड्थ क्या होती है, F2 - F1। दो आवृत्तियाँ होती हैं, एक न्यूनतम आवृत्ति एक अधिकतम आवृत्ति। तो अधिकतम आवृत्ति में से न्यूनतम आवृत्ति घटा देंगे तो आपको बैंडविड्थ प्राप्त हो जाएगी। अब उपयोगी प्रश्न है, देखो एक आरसी परपथ में पूर्ण सप्लाई वोल्टता 5 वोल्ट है। अगर आर की वोल्टता 3 वोल्ट हो तो एल के आर पार वोल्टता कितनी होगी। देखो ये बना दिया इन्होंने चित्र। ठीक है, देखो कुल वोल्टता कितनी है, 5 वोल्ट, और आर के आर पार वोल्टता कितनी है, 3 वोल्ट। तो एल के आर पार वोल्टता पूछेंगे। टोटल वोल्टेज क्या होगा बताया, ये कुछ नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय है। √B² BR का स्क्वायर प्लस BL का स्क्वायर अंडर रूट में टोटल निकालेंगे तो आ जाएगा 4 वोल्ट। ठीक है, कितना, 4 वोल्ट। ये 888 आपने पढ़े हो मैथमेटिक्स में, वहाँ से। घरों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत धारा एसी का कौन सा मान होती है। तो भैया ये तो याद कर लो, कई बार इंटरव्यू में पूछा जाएगा। जब आप TG2 बन के जाएंगे ज्वाइनिंग लेने, हो सकता है वहाँ पर आपसे आपके उच्च अधिकारी पूछ लें कि घरों में जो हम विद्युत सप्लाई प्रयोग करते हैं वह एसी का कौन सा मान होता है। तो वह होता है एसी का आरएमएस मान। आरएमएस मान का सूत्र होता है Imax अपॉन √2। शक्ति गुणक की अधिकतम सीमा क्या होती है, मतलब पावर फैक्टर का मैक्सिमम मान कितना होता है, एक। तो पावर फैक्टर का जो इससे ज़्यादा मान नहीं होगा पावर फैक्टर का कभी। एक तरंग का आवर्तकाल फ्रिक्वेंसी जैसा एक चक्र पूरा करने के लिए वांछित समय एम्पियर्स में व्यक्त उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब हम पढ़ रहे थे इसकी थ्योरी, तो एक चक्र को पूरा करने में जो समय लिया जाता है वह क्या कहलाता है, आवर्तकाल। इसको टी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड। चौथा प्रश्न हो गया, ये सारी चीज़ें बता दी। एक कंडक्टर के माध्यम से प्रवाहित प्रत्यावर्ती धारा गुजरती है तब क्या होता है। तो जब प्रत्यावर्ती धारा गुजरती है तो चालक में समान रूप से प्रवाहित होती है, कोर की तुलना में सतह के पास अधिक धारा प्रवाहित होती है। यही इफेक्ट क्या कहलाता है, स्किन इफेक्ट। अगला देखो, आरएलसी परपथ में संधारित्र के पार्श्व में, पार्श्व मतलब कहते हैं समांतर को, संधारित्र के समांतर में अधिकतम विभव पर आवृत्ति क्या होगी। तो ये याद कर लीजिए, 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC - R² 2L²। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूमने वाले कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम कब होगा, जब उसके फ्लक्स परिवर्तन की दर क्या हो, अधिकतम हो। फ्लक्स परिवर्तन की दर क्या हो, अधिकतम हो। आगे, दो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बलों का मान E1 बराबर क्या है, A sin ω/t π/4 मतलब 45, और E2 π/6 मतलब 30। दोनों के बीच का फेज एंगल, तो देखो 40, सॉरी 40 नहीं है, ये है 45 और 30, इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, 40 और 30 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 75। देखो ये 40 क्या है, 45 क्या है, प्लस में है, और 30 क्या है, माइनस में है। और दोनों के बीच यहाँ से यहाँ तक जब एंगल नापा जाएगा तो कितना होगा, 75। आगे, प्रवेशता का उल्टा क्या है, प्रवेशता का उल्टा होता है प्रतिबाधा। प्रतिबाधा जेड से प्रदर्शित करते हैं, प्रवेशता को बाई से। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा में कौन सा संबंध सही है, कौन सा संबंध सही है। आरएमएस मान बराबर होता है π/2√2 औसत मान। ठीक है, अगला देखो,
शुद्ध प्रतिरोधी परपथ में शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? तो 1 होता है। कितना होता है? 1 या फिर इकाई। आगे 12 नंबर प्रश्न, शुद्ध धारिता परपथ में धारा के सापेक्ष वोल्टता का मान। शुद्ध धारा देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है RLC। आर में धारा सेम होती है, एल में पीछे होती है और सी में आगे होती है, लैग करती है। ठीक है, तो पूछा किस में गया है यहाँ पर, किस में पूछा गया है? शुद्ध धारितीय परपथ में। तो क्या होगी? 90 डिग्री पश्चिमगामी होगी। वोल्टेज का पूछा जाता तो वोल्टेज आगे होता। स्टार कनेक्टेड 3 फेज AC परिपथ में क्या होगा? फेज धारा लाइन धारा के बराबर होगी। देखो यहाँ पर पूछा स्टार कनेक्टेड, स्टार स्टार में क्या होता है हमने कैसे बताया? SI करके, और डेल्टा के लिए वोल्टेज। तो स्टार में धारा सेम होती है और डेल्टा में वोल्टेज सेम होता है। √3 का संबंध। अब देखो इसमें अब बचा क्या? BP बचा, मतलब BL बचा और BP बचा। ठीक है, यहाँ BL लिख रहा हूँ मैं। तो ये बराबर क्या होता है? √3। आगे देखो, एक प्रत्यावर्ती धारा का मान कितना है? I बराबर 100 साइन 314 TA द्वारा ली गई है। इसका औसत मान, इसके लिए एक स्टैंडर्ड समीकरण होती है Im साइन ओमेगा टी। उससे तुलना करेंगे। Im साइन ओमेगा से टी से तुलना की तो Im का मान 100 हो गया प्राप्त। आई एवरेज को निकाल लो। आई एवरेज क्या होता है? 0.67 गुणा Im। ये निकाल लिया, कितना आया? 63.7। आगे देखो, एक 3 फेज प्रणाली में जिसका क्रम में वोल्टेज अपने अधिकतम धनात्मक मान को प्राप्त करता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फेज सीक्वेंस। अगला देखो, 3 फेज संतुलित भार की स्थिति में प्रत्येक फेज में किसका मान समान होता है? तो किसका? सभी विकल्प। हाँ, जब मतलब अगर संतुलन की स्थिति में प्रतिबाधा प्रतिरोध शक्ति गुणक सभी क्या होंगे? सेम होंगे। आगे देखो, 25 वोल्ट के चरम मान वाले DC वोल्टेज का औसत वैल्यू क्या होगा? 25 ही होगा। ठीक है, आगे फुल वेव रेक्टिफायर में उर्मिका घटक, जिसको हम रिपल फैक्टर कहते हैं, का मान कितना होता है? फुल वेव के लिए कितना होता है? 0.48। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए तरंग रूप किसका है? तो ये किसका है? शॉटूथ का है। शॉटूथ का, आयताकार नहीं है ये, ज्यावक्रीय नहीं है। ऐसे समझ के ज्यावक्रीय लगा दें, कई बार यही प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया है। एक RL श्रृंखला परिपथ में 200 ओम और प्रेरक 2 हेनरी का है, तो इस परिपथ का टाइम कांस्टेंट क्या होता है? LYR। टाइम कांस्टेंट का मान होता है LYR। तो 2 को जब 20 से भाग करेंगे तो 0.1 आएगा। AC सर्किट में शक्ति गुणांक किससे दर्शाया जाता है? तो R/Z से। आगे देखो, AC स्रोत से जोड़ने पर किसी प्रेरक की चुंबकीय क्षेत्र ऊर्जा 5 मिलीसेकंड में अधिकतम से न्यूनतम में बदल जाती है। स्रोत की आवृत्ति कैसे ज्ञात करेंगे? 5 मिलीसेकंड मतलब T दे दिया है, और T और F के बीच संबंध क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। मतलब T बराबर होता है 1/F, F बराबर होगा 1/T। ठीक है, तो वहां से निकाल लेंगे, कितना आएगा? 50 हर्ट्ज। यदि किसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कोणीय आवृत्ति ओमेगा है तो किसी परिपथ में अवशोषित तात्क्षणिक वास्तविक शक्ति का कोणीय आवृत्ति कितनी होगी? तो ये होगी 2 पाई। कितनी होगी? 2 पाई। एक आवासीय भवन में 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की वोल्टता सप्लाई होती है। तात्क्षणिक मान के लिए उसका समीकरण ज्ञात करिए। तात्क्षणिक मान ज्ञात करने के लिए उसका समीकरण है जो ज्ञात करेंगे। तो बताया था B बराबर होता है BM साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब BM का मान हम निकालते हैं √BRMS से। एक श्रेणी परपथ में R इतना दे दिया है, XL दे दिया, XC दे दिया है, तो परपथ का पावर पूछा है। तो पावर P बराबर होता है BI cos फाई। I बराबर से cos फाई निकाल लो, I तथा cos फाई R/Z। सारे मान तो दे दिए हैं, यहाँ पर दिक्कत क्या है फिर? किस RLC परपथ में ससेप्टेंस क्या होती है? ससेप्टेंस होती है 1/X के बराबर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी प्रत्यावर्ती तरंग आवृत्ति की इकाई है? आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। प्रत्यावर्ती धारा का विकास किसने किया? तो ये किया था टेस्ला ने। अनुनाद आवृत्ति पर एक श्रृंखला अनुनादी परपथ की प्रतिबाधा क्या होगी? न्यूनतम होगी। तरंग का कोणीय वेग 440 रेडियन के रूप में व्यक्त। आवृत्ति ज्ञात कर लो, सूत्र वही लगा दो, ओमेगा बराबर 2 पाई F। ओमेगा का मान दे दिया है इन्होंने यहाँ पर। अगला, 100 वोल्ट के चरम मान वाले प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग मध्य मूल मान, मतलब BM दे दिया है और BRMS का मान पूछा है, निकाल लोगे। एक श्रृंखला RL परपथ द्वारा स्थायी अवस्था तक पहुंचने के लिए समय की गणना करें जिसमें 0.6 हेनरी का प्रेरक और 30 ओम का प्रतिरोध है।
देखो एल और आर का मान दे दिया है, टाइम कांस्टेंट पूछा है, एल बाई आर होता है 0.6 को जब 30 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा। निम्नलिखित में से कौन एक शिखर मान और औसत मान के बीच संबंध है? तो आई एवरेज बराबर होता है 0.637 आई पीक। 0.637 मान किसका होता है ये आप बताएंगे। 200 वोल्ट प्रत्यावर्ती स्रोत से प्रत्यावर्ती रहित चोक में 5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, चोक में कितनी ऊर्जा की खपत होगी? ठीक है, तो खपत होगी 0। आरएल श्रेणी परिपथ में अनुप्रयुक्त वोल्टता और परिपथ धारा के बीच फेज अंतर कब बढ़ेगा? जब उसका एक्सएल बढ़ जाएगा। और ये अगला प्रश्न है, बी बराबर 100 प्लस 25 साइन 3 ओमेगा टी प्लस 10 साइन 5 ओमेगा टी द्वारा ली गई वोल्टता का प्रभावी मान क्या होगा? सूत्र लगाएंगे और निकल जाएगा। तो ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी और क्लास लाता रहूँगा, जब जब समय मिलेगा तब क्लास चैनल पर आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी। मिलते रहेंगे इसी प्रकार की और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।